मोदी की गारंटी सामने आ चुकी है। इससे पहले आपने लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सुनी, मोदी की गारंटी पर उनको कितना विश्वास है, और इसी बीच में विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो चुकी है। लेकिन बीजेपी के इस घोषणा पत्र पर हम चर्चा कर रहे हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं हमारे तमाम संवाददाता भी। अभिषेक हमारे साथ मौजूद है, अखिलेश मौजूद है थानेश्वर, और साथ ही कन्हैया भी हमारे साथ मौजूद है। संजीव कौशिक जी मेहमान के तौर पर, नीति जी, अजय जी स्टूडियो में मौजूद हैं, और अदिति भी इस वक्त मौजूद है। अदिति, जल्दी से आपके पास आते हैं क्योंकि अभी तक आपका टेक मैंने इसको लेकर नहीं लिया। अगर मैं कंपैरिजन में देखूं विपक्ष का घोषणा पत्र, क्योंकि इस बार तो भले ही एक साथ लड़ रहे हैं लेकिन घोषणा पत्र अपना अपना जारी किया है, तो ऐसे में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसकी बात गठबंधन कर रहा था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत उनका कोई घोषणा पत्र तो आया नहीं। इधर बीजेपी ने अपना मोदी की गारंटी लॉन्च कर दिया। कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो किस तरीके का नजर आता है दोनों का? बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में फर्क है। कांग्रेस ने जितने भी पिछले 5 सालों में जो घटनाएं हुई हैं उनके इर्द गिर्द घोषणा पत्र को तैयार किया है। 5 सालों में जो कुछ भी हुआ, और सबसे बात यह है कि देखिए जातिगत जनगणना, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपको हर किसी में दिखेगा, वो जातिगत जनगणना के बारे में दिखेगा, जिससे इंडिया गठबंधन की उस रीढ़ की हड्डी की शुरुआत हुई थी, उसकी अस्तित्व में आया था जातिगत जनगणना। दूसरा एक ये बात कि 50% से ज्यादा कैपिंग है उससे ज्यादा बढ़ाने की बात, ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जो कॉमन मिनिमम आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके से। दूसरी बात क्या है, जैसा मैंने आपको कहा कि पिछले 5 सालों में जो घटनाएं हुई उनके इर्द गिर्द किया गया ये पूरा मसला, जैसे पेपर लीक को लेकर भाजपा के भी संकल्प पत्र में है तो उनके भी संकल्प पत्र में है। हालांकि राजस्थान की सरकार में पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा हुआ, बाद में उसको लॉ बनाया गया, लेकिन उसको लेकर जो सरकार आज बाहर हुई अशोक गहलोत की, वो एक बहुत बड़ा रीजन पेपर लीक का युवाओं से जुड़ा हुआ था। पेपर लीक को बनाया गया, महिलाओं को लेकर बनाया गया, मनरेगा को लेकर बनाया गया। इससे बड़ी बात है कि जिस तरीके से एक बड़ी घोषणा देखी जाए कांग्रेस की, 1 लाख रुपए सालाना घर की सबसे बड़ी महिला यानी महिला वोटर को अटैक किया गया। तो आप देखिए, जैसे ज्ञान नरेंद्र मोदी ने 4 जातियां की, कांग्रेस का भी पूरा का पूरा घोषणा पत्र उसी के इर्द गिर्द है, यानी कि वो एक उनका जवाब है। अब कांग्रेस को दिक्कत यह है कि गारंटी तो हमारा शब्द था, आम आदमी पार्टी को दिक्कत है गारंटी तो हमारा शब्द था, लेकिन ये तो नरेंद्र मोदी है, ये तो हर एक उसको अपॉर्चुनिटी में बदल के वो पूरा। आम आदमी पार्टी का शब्द फ्री भी तो था, फ्री 20 था, फ्री 20 था, लेकिन अब बीजेपी भी तो कह रही है मुफ्त बिजली। देखिए पिछले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जिस तरीके से फ्री 20 का चलन चला था और जो चर्चा थी सब जगह के हम ये मुफ्त देंगे, और आज कर्नाटक की जो जनता है, खासतौर पे अर्बन इलाका, क्योंकि मैं वहां गई हूं इसलिए मैं कह सकती हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ कि वहां का जो अर्बन जनता है वो परेशान है इस फ्री 20 के मामले से, क्योंकि चुनाव में आप फ्री 20 घोषणा, और हर एक को देख के दूसरा भी करता है। तो ऐसे में आज जो 40 बसें कहीं थी, 4 बसें मुहैया नहीं है, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं जमीन पर होके आई हूँ और वहां पर मैंने वो हालात देखे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो फ्री 20 अब नहीं चाहिए, लोग फ्री 20 नहीं चाहिए, उनको अपने बच्चे का भविष्य सिक्योर चाहिए, कि मुफ्त नहीं चाहिए, नौकरी करवाओ, हम खुद अपना खर्चा करेंगे, हाथ में पैसा मत दो, हमें लायक बनाओ। इसको देखते हुए आज अगर आप भाजपा का देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का, जैसे उन्होंने क्या कहा, हम स्टेटहुड देंगे जम्मू कश्मीर को, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस भी जम्मू कश्मीर से खुद को एक बार जोड़ने की कोशिश, वापस से करने की कोशिश है। तो जिसकी जो जरूरत है वो वही प्लेटफॉर्म पर परोसने की कोशिश की गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा का पूरा जो पत्र है उसको पूरी तरीके से विकास, डेवलपमेंट ओरिएंटेड किया है। नो कंट्रोवर्सी, ना काशी की बात, ना मथुरा की बात, ना किसी और तरीके से जो जिसे बोलते हैं कि डिवाइड करने वाली किसी उस पर, जिसपे कांग्रेस या फिर विपक्ष को एक मौका मिल सके। हाँ, ये बात अलग है कि अभी देखिए रिएक्शन आना शुरू हो गए, बोल रहे हैं कुछ सब एक्सटेंशन है, कुछ नया नहीं है, उनके पास देश के विकास के लिए कुछ नया रोड मैप नहीं है, और इस तरह की बात है। साथ में उनके लिए कि किसान के लिए कुछ कॉन्क्रीट मुद्दा नहीं है, उनके लिए ये है कि महिलाओं के लिए कुछ कॉन्क्रीट नहीं है, ये सारी बातें कही जा रही है। लेकिन मुद्दा ये है, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अभी हमें अपने काम पर ही वोट मिलता है और अभी भी हमें अपने काम पे वोट लेना है। हाँ, जातियों को सेटल यहाँ पर किया गया अलग अलग तरीके से, जैसा हमने कहा कि जनजाति को, इसको आज का दिन ही चूज किया, 3 बार नमन किया गया अंबेडकर साहब को, तो वो एक अलग तरीका है। क्योंकि जिस तरीके से इस चुनाव में, जिसे साम दाम दंड भेद शायद कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन हर एक एस्पेक्ट को समझते हुए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, साउथ को नॉर्थ को जोड़ के, राम के साथ साथ डेवलपमेंट, विकास, सभी को जो काम किया है, और फिर मेहनत, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ऑल आउट ताकत जो है इसमें झोंक दी। और इसमें जैसा कहा जाता है कि जो लोग घोषणा पत्र तैयार करते हैं वो होते हैं जो कि जनता की नब्ज को, जमीनी स्तर पर जरूरत है क्या है, उनको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इसके जो
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मिस ना हो। क्या आपको लगता है कुछ ऐसे इसमें क्रांतिकारी कदम बीजेपी ने उठाते हुए अपने संकल्प पत्र में शामिल किया है? जैसे लुक ईस्ट की पॉलिसी की बात हमेशा करता है, आज उसको शामिल किया। आप तमिल की बात कर रहे हैं, साउथ की बात कर रहे हैं, उसको प्रधानमंत्री ने। एक और चीज, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, ये कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसको लेकर जैसे कि आधार कार्ड होता है, आपकी एक यूआईडी होती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, आपका एक नंबर होता है। इसी तरीके से वन स्टूडेंट वन आईडी, ये कितना इंपॉर्टेंट है? और भी कुछ कुछ जिन बातों का मैंने जिक्र किया, आपको लगता है कि ये बड़े गेम चेंजर्स भी हैं? हमें इस बात पर जोर देना चाहिए, या हमें इस बात पर भी थोड़ा चर्चा करनी चाहिए कि क्या क्रांतिकारी स्कीम्स, क्रांतिकारी घोषणा आप हर 5 साल पे कर सकते हैं? क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि आप हर समय आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हुए कुछ ना कुछ नया लाएं? देखिए, क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, सवाल यह है कि आप टेबल पर क्या रख रहे हैं। जैसा अभी आपने कहा कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, आज की स्थिति यह है कि अगर कोई छात्र 2 राज्यों में 2 प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले ले, तो जब तक पता चलेगा 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका होगा। कई स्थिति ऐसी होती है जहां पर छात्र अभी ग्रेजुएशन ही कर रहा होता है और दूसरी जगह लॉ कॉलेज में एंट्री भी ले चुका होता है। इसके कई ऐसे सामने मामले आ चुके हैं जहां चीटिंग की बात हम कर रहे हैं और इस पर कानून लाने की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, वहां पर ऑलरेडी पेपर लीक एक बड़ा मसला है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में है सर, बहुत राज्यों में पेपर लीक का बड़ा मसला है, और ये भ्रष्टाचार से भी जुड़ता है फिर। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बाबत पहले से कानून नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस पर पहले रोक नहीं थी, या ऐसा अभी आज होना शुरू हुआ, ये पहले नहीं था। भाई आप याद कीजिए उन तस्वीरों को। मैं बिहार और उत्तर प्रदेश के तमाम स्कूल की बात कर सकता हूं, खास करके सरकारी स्कूलों की, जहां पर दरअसल छात्र तो पेपर लिखते ही नहीं थे, उनके माता पिता सगे संबंधी बैठकर पेपर लिखा करते थे। आज भी ऐसा बहुत बड़े पैमाने पर होता हुआ दिखाई देता है। क्या इसको उस समय की सरकारों ने रोका? नहीं। उस समय कानून लाने की बात हुई, आप कानून ले भी आएंगे तब भी कानून तो वही है, कानून पहले से मौजूद है। कानून की संख्या बढ़ाने से आपको फायदा नहीं, उसके इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन की बात है। मोदी सरकार आज इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन को अपना कोर बना रही है। हमने जो कहा वो हम करके दिखा रहे हैं, और जब आप जो कहते हैं उसको कर कर दिखा रहे हैं, ये अपने आप में काफी है मैसेजिंग देने के लिए जनता के बीच में कि आई मीन बिजनेस। आप तो अश्योरेंस दे रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, लेकिन अगर मैंने धारा 370 और 35A को निष्क्रिय कर दिया और मैं ये कह रहा हूं कि मैं जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा दूंगा, देन आई मीन बिजनेस। मैं करके दिखाऊंगा, और ये करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा ही ये होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी फलित होगा। हो सकता है कि आप विधानसभा में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी बढ़त देखें और एक नए परिदृश्य की हम चर्चा करते हुए दिखाई देंगे उसके आसपास। सो बेसिकली इतिहास लिखने वाली बात ये होगी। बिल्कुल। तो ये मसला ये होना चाहिए कि आप क्या टेबल पर ला रहे हैं, आप अश्योरेंस क्या दे रहे हैं, और उसको बैक करने के लिए आपका परफॉर्मेंस क्या है। विपक्ष के पास जो सबसे बड़ी कमी आज है, विपक्ष की कई राज्यों में सरकारें हैं। क्या उन राज्यों में बेरोजगारी खत्म कर दी विपक्ष ने, जो आज राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी की जिम्मेदारी मानी जा रही है? क्या बेरोजगारी सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का हेडेक है? क्या राज्य सरकारों की इसमें कोई भूमिका नहीं है? अगर भूमिका नहीं है तो बिल्कुल ठीक है, फिर तो तमाम बीजेपी की राज्य सरकारें भी मुक्त हैं, कांग्रेस की और बाकी अन्य विपक्षी पार्टियों की भी। तेजस्वी बात करते हैं नरसंहार की, दंगे की, ऐसे ही अखिलेश यादव कहते हैं कि हम भुखमरी को पूरी तरीके से मिटा देंगे। इनके पास भी समय रहा अपने वक्त में काम करने के लिए, लेकिन क्या वाकई में इन्होंने टेबल पर उस चीज को रखते हुए पूरा किया कि नहीं किया? पूर्णिमा, इसमें एक आपने अभी तेजस्वी की बात की तो मुझे अचानक से याद आया। तेजस्वी ने कहा था कि 10 लाख लोगों को जो कि पद खाली पड़े हैं बिहार सरकार में, नौकरियां देंगे। 5 आदमी को नौकरी अभी तक नहीं मिली है, ठीक है ना? और आप 30 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करने की बात कहते हैं। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में ये बात कहती है। कहां से भर देंगे आप? क्या सरकारों के पास इतना पैसा है कि 3 लोगों की तनख्वाह दे सके? रेलवे के पास आज 11 लाख वैकेंसी है, ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। और ये वैकेंसी आज से नहीं, जब नीतीश कुमार रेलवे मंत्री हुआ करते थे उस वक्त 5 लाख वैकेंसी थी, और उस समय एनडीए की सरकार थी, वाजपेयी सरकार थी। उस समय से ये वैकेंसी बढ़ते बढ़ते आज 11 लाख पे पहुंच गई है। लेकिन रेलवे के पास इतना पैसा नहीं है कि अपने कर्मचारियों को वो पैसा दे सके, उनका वेतन का भुगतान कर सके। इसीलिए सरकारी नौकरियों में कटौती हो रही है। तमाम सरकारें सरकारी नौकरियों में कटौती की पैरोकारी करती रही हैं, जिसकी अगुवाई कांग्रेस सरकार ने की। आज अब सरकारी नौकरी में भर्ती अपने बेरोजगारी को मिटाने का सबसे बड़ा टारगेट बनाते हैं।
यानी कि आपकी सोच आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। लेकिन इसमें एक और फैक्ट बात है सर कि ये सब चीजें पूरे नहीं होने के बाद एक वर्ग है जो इन चीजों को लेकर बात भी करता है, इन चीजों को लेकर नाराजगी भी जताता है, वो चाहे पहले के कार्यकाल में रही हो या फिर अभी मोदी सरकार के कार्यकाल में रही हो। मैं आती हूँ और अदिति आपसे प्रतिक्रिया लूंगी, कौशिक जी भी हैं और साथ ही नीति जी भी हमारे साथ बनी हुई है। लेकिन थानेश्वर, आपके पास आते हुए कुछ और लोगों से आप बात करना चाह रहे थे? जी, मैं अब कुछ और लोगों से यहाँ पे बात करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अभी काफी लोग यहाँ से जा चुके हैं। एक मोमडन साहब हमारे साथ हैं, वो उनसे पूछते हैं कि वो आज मोदी जी का जो संकल्प पत्र है, आप किस तरीके से देखते हैं उसको? मोदी जी का संकल्प पत्र बहुत ही बढ़िया है और पूरे देश के हित में है, और पूरे देश के हित में पूरे देश में वो इस काम को बढ़ाने के लिए लेके चल रहे हैं कि हमारा देश आगे बढ़ जाए। और आगे बढ़ेगा जब आदमी संकल्प लेता है, कोई काम को ठानता है ना कि हाँ ये काम मुझे करने हैं और अपने देश के लिए करने हैं, तो आदमी उसमें कामयाब भी होता है और पूरा देश उनके साथ है। देखिए, जिस तरीके से कहा जाता था कि आरएसएस और बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, अब 10 साल से मोदी जी का राज चल रहा है, क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कभी? जी, आज तक कभी महसूस नहीं हुआ। हम तो ये देखा है हमने इन 10 साल में, जो पिछले 70 साल गुजरे हैं, उन 70 साल से बेहतर ये 10 साल मुस्लिम के लिए बहुत ही बेहतरीन रहे और खुशहाली के रहे, बढ़िया रहे। इस बार का जो संकल्प पत्र है, आपको लगता है कि फिर मोदी की गारंटी पे मोहर लगेगी? जी बिल्कुल, मोदी जी की गारंटी पे मोहर लगेगी और मोदी जी के ही साथ लोग जुड़ेंगे और मोदी जी के ही नाम पे काम होगा। देखिए, ये मुस्लिम समुदाय से आते हैं, इनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प पत्र दिया है, वो ऐसा संकल्प पत्र है जिसमें सभी वर्गों, जाति विशेष और सभी को साथ लेके आगे चलने का प्रयास किया है। और उनका कहना है कि इस बार मोदी की गारंटी इस बात की गारंटी है कि काम पूरा होने की गारंटी है, और 101% दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनाएगी। और जो बचे हुए कार्य हैं, जिसका विवरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प पत्र में किया है, वो सब भी पूरे होंगे। ठीक है, बचा हुआ कार्य पूरा करेंगे कन्हैया। लेकिन जो पुरानी योजनाएं थी उन्हीं को आगे एक्सटेंड कर दिया गया, इसको लेकर लोग क्या कह रहे हैं? रोजगार के जो अवसर इन योजनाओं के साथ सृजित होने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ेंगी, उसको लेकर क्या लोग खुश हैं? देखिए, आपको बता दें कि मोदी की गारंटी में सबसे अहम बिंदु जिसमें यहाँ के युवा जो खुश हैं, क्योंकि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा और लोग आत्मनिर्भर भी होंगे। हमारे साथ यहाँ के युवा वर्ग हैं। आपको क्या लगता है कि मोदी का जो संकल्प पत्र आया, बीजेपी का जो संकल्प पत्र आया, वो कैसा है? बहुत अच्छा है। उसमें सबसे देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना हो या किसी भी चीज को बढ़ाना हो, सबसे पहले लगाम लगानी पड़ेगी भ्रष्टाचार पे। और मोदी जी के संकल्प पत्र में यह है कि भ्रष्टाचारी जो है पहले भी जेल गए हैं और आगे भी जेल जाएंगे, और अगर भ्रष्टाचार रुकेगा देश में तो आप मान के चलिए कि गांव और गरीब का विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और लगातार विकास होगा। और ये मोदी की गारंटी है, 100% ये होगा। और महिला सशक्तिकरण के लिए भी जो योजनाएं 10 साल में देखी गई हैं, या 10 साल का जो मोदी कार्यकाल का जिस तरीके का काम रहा है, आने वाले दिनों में क्या लगता है कि इस संकल्प पत्र में जितने भी घोषणाएं की हैं वो सारी पूरी होंगी? बिल्कुल पूरी होंगी। देखिए, अभी छत्तीसगढ़ चुनाव में महतारी वंदन योजना के तहत जो गारंटी दी गई थी कि हर माह प्रत्येक महिलाओं को 1000 रुपए दिया जाएगा और हर साल 12,000। ठीक है कन्हैया, मैं लौटती हूँ आपके पास, बात करते रहेगा आप लोगों से। मुंबई चलते हैं अभिषेक के पास इस वक्त। अभिषेक, आपके पास कुछ और लोग हैं जिनसे बातचीत मुमकिन हो पाएगी? बिल्कुल, हमारे साथ बिल्कुल लोग मौजूद हैं। हमारे साथ एक पुरुष सैनिक हैं, आर्मी के जवान रहे हैं। जाहिर सी बात, इनकी क्या राय है संकल्प पत्र को लेकर? आप बताइए, किस तरीके से इस संकल्प पत्र मोदी गारंटी से आप सहमत हैं, और क्या सहमत है या नहीं, ये पहली बात तो ये, और क्या अच्छा हुआ और अच्छा होना चाहिए? सबसे पहले मैं भारत 24 को धन्यवाद देता हूं कि आम जनता के बीच में आए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और 14 अप्रैल है, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 2019 में जो मोदी जी का घोषणा हुआ था, राम मंदिर, धारा 370, जो कि आम जनता के सामने है, भारतवर्ष के सामने है, आज जो घोषणा पत्र ये हुआ, सबसे बहुत गारंटी मोदी की गारंटी के साथ हुआ, क्योंकि हमने देखा है पीछे का इतिहास, हर काम होता जा रहा है। उसमें नया चीज़ एक आया है, वन रैंक वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन। ये बहुत देश के लिए सबसे बढ़िया काम है, इसलिए ठीक है, इसको लेकर भी लोग खुश हैं। आती हूँ अभिषेक आपके पास, समय थोड़ा सा कम है, इसीलिए नीति जी और कौशिक जी एक एक प्रतिक्रिया आपसे 1-1 मिनट की लेना चाहूंगी, उतना ही समय मुझे इजाजत देगा। नीति जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए।
आया है संकल्प पत्र कहीं ना कहीं सिद्धि पत्र तक आगे जाता जाएगा, माइक्रो से लेके मैक्रो लेवल तक, और सोशल वेलफेयर से लेके जेंडर इक्वालिटी से लेके लॉ को इन्फोर्स करने से लेके टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाते हुए आने वाला टाइम पूर्णिमा जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो कहीं ना कहीं 6G क्रांति के साथ भारतीय सिलिकॉन वैली में वैसे ही दबदबा बना के रखे हुए हैं, और कैशलेस से लेके हम कार्ड में आ चुके हैं, और आगे क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है। वहीं तेल का निर्यात को कम करते हुए जो सोलराइजेशन है उसके माध्यम से ना केवल बिजली को मुफ्त कराना, लेकिन उसका उत्पाद के साथ साथ आय का स्रोत बनाना, साथ साथ हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को लेके आना, तेल के निर्यात को कम करते करते देश को आत्मनिर्भर बनाना, और माइक्रो उसके से साथ लेकर एक बार मैक्रो फिर से लेवल तक। तो डिजिटल बहुत ही क्रांति का भी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के नीति साथ जी इसमें किया गया है। कौशिक सर, देखिए पूर्णिमा, सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार को एकदम बिल्कुल दरकिनार नहीं किया जा सकता आज के वक्त में। हम जानते हैं कि केंद्रीय सेवाओं में यदि देखी जाए तो सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ अभी रेलवे में है, उसके बाद में सेना में है, शिक्षा के क्षेत्र में है, बैंकिंग की सेवा में है। तो तमाम रोजगार के अवसर होते हुए भी यदि रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार, और ये कह रही है कि पैसे की कमी है, कहाँ से हम दे पाएंगे, तो ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज पे जिंदा रख रहे हैं और फिर भी जयकार की बात कर रहे हैं कि सब कुछ मजबूती के साथ हम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम वो विरोधाभासी बातें भी हैं इसमें जो सामने दिखाई दे रही है, और देश की जनता ये तय करेगी। विरोधाभासी हैं, रोजगार के अवसर होते हुए भी रोजगार दे नहीं पा रहे, पैसे नहीं है, ये बातें कहां से आई? अगर मुद्रा योजना और उसको आगे एक्सटेंड करते हैं तो उससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो क्या उससे रोजगार के अवसर पैदा नहीं होंगे? देखिए, जो सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं, जिसमें गरीब को लिया गया है, रोजगार का जो जिक्र कर रहे हैं, जो ये एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं ना कि पुरानी योजनाओं को ही बढ़ाया गया है, मैंने अभी अजय सर को, आपको सभी को सुना, उसमें मुझे यही समझ आया, एक्सटेंशन की बात यह है कि हम उस पर कार्यरत हैं। जो अभी हम 40% पे पहुंचे हैं, हम उसको 60, 70, 80 पर ले जाना चाहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, जो मुझे समझ आया, कि कंसिस्टेंसी इज क्रांतिकारी। हम यहाँ कह रहे हैं कि क्रांतिकारी क्या हुआ, आउट ऑफ द बॉक्स क्या हुआ? आउट ऑफ द बॉक्स ये है कि जो स्ट्राइक रेट हमारी रही है हम उसे कंसिस्टेंट रखना चाहते हैं। मैच में क्या होता है? मैच में ये होता है कि कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सभी से क्या एक्सपेक्टेशन है कि आपकी जो ये बेस्ट परफॉर्मेंस रही है उसे आप कंसिस्टेंट रखिए। तो शायद कंसिस्टेंसी इज क्रांतिकारी अगर आज के परिप्रेक्ष्य में इस घोषणा पत्र में देखें कि अभी तक आप जो करते आए हैं, जिसकी वजह से देश जहां पर ऊपर धीरे धीरे पायदान पर बढ़ रहा है, उसको ही 5 साल कंसिस्टेंट रखना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी आसान नहीं है। ठीक है, नहीं हो पाता। तो उसी कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए, और जो हम उतनी नौकरियां नहीं दे पाए, उतने रोजगार सृजन नहीं कर पाए, उतनी जो हमें हर किसी भी मापदंड पे पूरे नहीं पहुंच पाए, अगर हम और 5 साल कंसिस्टेंट रहते हैं तो शायद वो क्रांतिकारी हो जाए। ठीक है, और उसी के पॉजिटिव इंपैक्ट को बताने की कोशिश मोदी की गारंटी के साथ बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में की है। शुक्रिया आपका अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदित्य, आपका भी शुक्रिया। हमारे साथ कौशिक साहब थे, नीति जी हमारे साथ मौजूद थे, हमारे तमाम संवाददाता कन्हैया, अभिषेक, थानेश्वर और अखिलेश भी भोपाल से जुड़े थे। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।